बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं OJEE के पास पेपर्स के क्वेश्चंस। OJEE यानी कि ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपने किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक बेसिक टेस्ट पास करना होता है। उस बेसिक टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को इतने आसान तरीके से आपको समझाएं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व कर सकें। ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये ओडिशा के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन ये है कि लेट f(r2r) बी अ फंक्शन। हमारे पास एक f(r2r) एक फंक्शन है डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज अ रैशनल नंबर। किस तरह से डिफाइन है कि f(x) जो है वो 1 होगा इफ x इज अ रैशनल नंबर, और क्या होगा कि f(x) इज इक्वल टू 0 इफ x इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, f0 f ऑफ √3। आपके पास पेपर में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा कि आप में जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको लर्न कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपने जिसकी वैल्यू को फाइंड करना है उसको आप यहाँ पर लिख लें। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे f0 f ऑफ √3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हो, फर्ज करें अगर आपके पास लिखा हुआ है कि f0 g ऑफ x, अगर ये आपके पास कोई फंक्शन है कंपोजिशन का तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। ये जो पहला f है ये बाहर आ जाता है और ये जो g है ये आ जाता है x के साथ, तो ये आ जाएगा f इंटू जी ऑफ x। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो g है वो भी f है, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, ये आ जाएगा f और जो आगे फंक्शन आएगा वो भी f ही आएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा उसके √3। ओके जी, अच्छा जी, अब देखें कि अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है इफ x इज अ रैशनल नंबर, और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है इफ x इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो देखें इसका हमारे पास फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखें कि √3 क्या चीज़ है, वो रैशनल है कि इरेशनल है। √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो अगर आपके पास इरेशनल नंबर हो तो फिर क्या होता है, f ऑफ x जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि जो ये सारा पोर्शन है f ऑफ √3, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो चलें अभी लिखते हैं इसको। ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा आप देखें दूसरी बात क्या गिवन है आपको, वो ये है कि अगर आपके पास जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज अ रैशनल नंबर, तो जो 0 है ना, 0 ये बेसिकली आपके पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 0 आपके पास एक रैशनल नंबर है, तो फिर क्या होगा, ये जो f ऑफ x है ना, ये सारा बन जाएगा 1, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये सारा बन जाएगा 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका ये, मैक्सिमम आप इसको 30 से 40 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर इसका B आंसर आ जाएगा। ओके जी, B इसका आंसर आ गया 1। चलें जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई स्क्वायर x प्लस cos ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x। देन आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देन के बाद जो है ना वो कुछ भी नहीं दिया हुआ,
ठीक है। देन के बाद आपको नहीं कहा कि आप एफ ऑफ पाई फाइंड करें, पाई बाय 2 फाइंड करें, पाई बाय 4 फाइंड करें। उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ही ये 4 ऑप्शंस आपको दे दी हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने बेसिकली इन चारों ऑप्शंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इन चारों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है इनमें से कौन सा ठीक आ रहा है। कोई एक इनमें से ठीक होगा, तो जो ठीक होगा वही आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखें, जो आपके पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है आप उसको लिख लें। ओके जी, ये आपने एक्सप्रेशन लिख लिया। तो अब देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो आप देखें कि पाई आपके पास क्या चीज़ है, पाई की वैल्यू क्या होती है। तो एज वी नो डैट पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14। ओके, तो अगर आप क्या करें, आप 3.14 का स्क्वायर लें, अच्छा पाई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप 3.14 का स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 9.86 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 9.886 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा आप देखें, ये पाई स्क्वायर आ गया। तो अगर आप माइनस पाई स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होगा, माइनस पाई स्क्वायर में क्या होगा कि इधर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर इसके आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ आप नोट करें यहाँ पर कि अगर जो आपके पास यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर आपके पास पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने इसका आंसर एस्टिमेट करना है, इसका करीबी परफेक्ट स्क्वायर, जो इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो पाई स्क्वायर, अगर आपके पास पाई स्क्वायर 9 हो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर यहाँ से पाई का आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ओके, लेकिन पाई अगर माइनस आ जाए तो हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -10। ओके, ये आपके पास -10, इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई का, और जो 9 है वो एस्टिमेटेड आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसमें आपने क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को लिख देना है। तो वैल्यूज़ को लिखेंगे तो ये देखें जनाब, जब वैल्यूज़ को आप लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 9x। ओके, और जो दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -10x। अच्छा अब एक चीज़ याद रखें कि कॉस एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें माइनस की चीज़ भी डालें तो वो भी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसे -10 करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल मीन की एक एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा +10x। तो cos 9x + cos 10x। तो चलिए जी अब हम फाइंड करते हैं इसके सारे पार्ट्स। तो पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में है f ऑफ -पाई, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब क्या करें आप कि जहाँ पर भी आ रहा है ना, जहाँ पर भी x आ रहा है उसकी जगह पर आप लगा दें -पाई। तो -पाई लगाने से क्या होगा कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, इसको अभी हम यहाँ पर लिखते हैं। सो वी हैव, अच्छा पहला एक्सप्रेशन जो है उसको जब आप लिखेंगे तो जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह पर आप लगा दें यहाँ पर -पाई। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा -पाई।
ओके जी, कॉस क्या करता है, कॉस माइनस को जो है वो खा जाता है, आई मीन के माइनस को जो है वो कर देता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 9 पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 10 पाई। ठीक हो गया। तो अब देखें क्या होगा आपके पास कि अब आपने लगाना है यहाँ पर फार्मूला आपके पास क्या होता है कि जब कॉस ऑफ n पाई की वैल्यू फाइंड करें तो वो होता है -1 रेज़ पावर n। तो अच्छा, अब कॉस ऑफ अगर आप फाइंड करें ना n पाई, तो इसका जो आंसर आता है ना वो आता है आपके पास -1 रेज़ पावर n। ठीक है, तो अब देखें फिर ये क्या चीज़ हो जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, अगर ये देखें n पाई है तो ये आ जाएगा -1 रेज़ पावर 9, तो फिर आ जाएगा -1 रेज़ पावर 10। ओके, ये पहला बन जाएगा आपके पास -1 रेज़ पावर 9, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा 10 पाई वाला, वो आ जाएगा -1 रेज़ पावर 10। अच्छा देखिए, -1 की अगर आप पावर लें ओड तो उसका आंसर आता है माइनस, और अगर आप उसकी पावर लें इवन तो उसका आंसर आता है प्लस। तो ये आ जाएगा -1 +1, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी के आगे इसको कर देते हैं -1 और आ जाएगा +1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो अब आप देखें कि कॉस -पाई का आंसर आपके पास यहाँ पर 0 आ रहा है। तो देखें क्वेश्चन में 0 है, कॉस -पाई का आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पहली ऑप्शन जो है हमारे पास ये पहली ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे सेकंड ऑप्शन पे, f ऑफ π/4 पे। ओके, समझ आ गई आपको, जो भी ऑप्शन आपको जहां पर आपको ठीक नज़र आ जाए कि जिसका आंसर वही आ रहा है जो उन्होंने दिया हुआ है आपको, तो फिर वहां पर आपने इसको स्टॉप कर देना है, अदरवाइज आपने इसको चेक करते रहना है। ओके जी, हम दोबारा से जो है वो इसको एक्सप्रेशन को नोट करते हैं। इसी एक्सप्रेशन में अब हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ π/4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नाउ का मतलब है कि अब हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं। तो अब जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा आपके पास π/4 9 × π/4 और 10 × π/4। अच्छा देखें, जो 9, 10 ये जो नंबर है ना, ये पाई के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 π/4 और इसको हम ऐसे लिख देंगे 9 π/4। अच्छा देखें, कॉस और जब भी आप कॉस और साइन की बात करें ना, तो इसको जब आपने सॉल्व करना हो ना, तो कोशिश करें कि आप इसको पाई या 2 पाई की शेप में लेकर आएँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर आप बात करें 9 π/4 की, तो 9 π/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई और प्लस 2 पाई प्लस π/4। ठीक हो गया। और जो दूसरा है आपके पास 10 π/4, उसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/2। ठीक हो गया। तो ये सारे जो बेसिक्स है ना क्या इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा प्लस π/2। अच्छा, इसके बाद आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए कि जब कॉस जो है वो उसकी रोटेशन 360 में हो, यानी 2 पाई प्लस समथिंग हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, और फिर जब 2 पाई या पाई प्लस समथिंग हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 2 पाई। तो याद रखें कि जब भी हम बात करते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा की, तो उसका आंसर आ जाता है cos ऑफ थीटा। ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एज वी नो डैट अच्छा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि कोई भी एंगल आप लें कॉस के आगे तो उसका जो आंसर आता है ना वो आपके पास आ जाता है वो एंगल, यानी कि 2 पाई वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा π/4 कॉस π/4 और ये आपके पास आ जाएगा π/2। कॉस π/4 प्लस कॉस π/2, तो देखें कॉस π/4 होता है 1/√2 और कॉस 90 होता है 0। तो इसका आंसर हम इसके आगे लिख लेते हैं। ये पहले वाला आ जाएगा 1/, ओके 1/√2 और साथ में प्लस आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 1/√2। ओके जी, 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप जाएं वहाँ पे क्वेश्चन में और चेक करें कि cos π/4 का आंसर 1/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, इसका आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो बी है हमारे पास, ऑप्शन बी वो भी हमारे पास गलत है, ठीक है। हमने करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। अब हम मूव करेंगे ऑप्शन सी पे, f ऑफ π/2 पे। तो उसके लिए आप पहले यही एक्सप्रेशन नोट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं नाउ। इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट को चेक करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर आपने क्या करना है कि जहाँ पर x आ रहा है ना वहाँ पर आप लिखते हैं π/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 π/2 और ये आपके पास हो जाएगा 10 π/2। अब फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है मल्टीपल्स में, चाहे आप पाई के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दें, चाहे आप 2 पाई के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दें, चाहे आप 4 पाई के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर देखें एक चीज़ देखें, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है। तो आप क्या करें कि इसी स्टेप में इसके आगे कैंसिलेशन भी कर दें। कैंसिलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली 5 पाई। तो cos 9 π/2 प्लस cos ऑफ 5 पाई, इसका जो है वो यहाँ तक आंसर आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, इसके बाद जो है वो आपने सिर्फ 9 π/2 को आपने कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको जो है ना मैं 4 पाई प्लस π/2 कर देता हूँ, ओके। तो 4 पाई प्लस π/2, ओके। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो ये एक इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा जी, अब देखें अभी आ गया 4 पाई के मल्टीपल्स में। तो याद रखें 4 पाई के मल्टीपल्स में भी जब आप यूज़ करते हैं तो वही ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होगा कि cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो इसके आगे इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ओके। ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ π/2 और साथ में आ जाएगा cos ऑफ 5 पाई। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं cos ऑफ 5 पाई।
ओके तो आप देखें cos 0 1, cos 90 0, cos पाई बाई 2 आ जाएगा 0 और जो cos 5 पाई है वो आ जाएगा -1 रेज पावर 5, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बता दिया कि cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू -1 रेज पावर n होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0 प्लस -1 रेज पावर 5। तो -1 की पावर जब ऑड हो तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आता है वही रहता है -1। तो 0 -1 का आंसर आपके पास आ जाएगा -1। तो f ऑफ पाई बाई 2 का आंसर आ गया -1। तो चलिए अभी हम जो है वो चेक करते हैं कि f ऑफ पाई बाई 2 का आंसर -1 है या कि नहीं है। f ऑफ पाई बाई 2 का आंसर है -1। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका जो आंसर है ओके तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 यानी कि c है। ओके तो c पार्ट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दें आंसर इज इक्वल टू सी। ओके तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है जो कि 2004 में आ चुका है पास्ट पेपर में ओडिशा के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इफ f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ log x देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि वैल्यू जो है वो इसकी हमने फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप यहाँ पर नोट कर लें और नोट करने के बाद आप उसमें वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है इज इक्वल टू, अच्छा अब देखें हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। अच्छा जी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि है आपके पास f ऑफ एक्स वाई। तो अब देखें जब एक्स वाई है, अगर आपके पास f ऑफ एक्स ये है, अगर f ऑफ एक्स आपके पास जो है वो साइन ऑफ log x है, तो अगर x के साथ x की जगह पर मैं एक्स वाई लिख दूंगा तो जहां पर x आ रहा है वहां पर आ जाएगा एक्स वाई। ठीक हो गया। तो ये पहला एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ, इसको हम इधर से ही कॉपी कर लेते हैं। ओके तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया, पहला आ गया साइन ऑफ एक्स वाई। अच्छा दूसरा देखें एफ ऑफ एक्स ओवर वाई है, तो वहां पर क्या होगा कि जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर आ जाएगा एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ओवर वाई। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये बेसिकली लॉग आना है, लॉग के आगे आएगा एक्स ओवर वाई। ठीक है ये आ जाएगा लॉग एक्स ओवर वाई। अच्छा उसके बाद देखिए -2 एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने जो है वो लगा देना है यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स, और आगे जो कॉस ऑफ लॉग वाई है वो आपके पास जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखें अब क्या करना है, आपने इनके फार्मूलाज को एक्सपेंड करना है। फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो देखें साइन का फार्मूला साइन लॉग ऑफ एक्स वाई जो है ये क्या होगा कि लॉग के आगे जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग का फार्मूला क्या है कि उन दोनों को अलग अलग कर देता है, यानी कि लॉग एक्स आ जाएगा प्लस लॉग वाई आ जाएगा।
log x प्लस log y। ठीक हो गया, यानी कि आ जाएगा log x प्लस log y। तो अब देखें अब क्या होगा कि उसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो log x ओवर y है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x माइनस log y। ये log x माइनस log y। ठीक हो गया। आज जो साइन log x और cos log y ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकते। अब आप क्या करें कि आपने यहाँ पर जो साइन का ना फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। आपने साइन का फार्मूला क्या होता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर आप देखें तो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स साइन लॉग एक्स साइन अल्फा और कॉस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा और आगे साइन बीटा। हम चाह रहे हैं कि लिखना ना पड़े दोबारा, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करके आगे यूज़ कर लें, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा। तो चलें हमारा इसको लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा होगा लॉग ऑफ एक्स कॉस अल्फा और उसके बाद आ जाएगा साइन बीटा बीटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ वाई। ठीक है, ये पहला फार्मूला एक्सपेंड हो गया। अब आगे है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर वाला फार्मूला ही आएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और उसके बाद क्या होगा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और जो नेक्स्ट वाला है एक्सप्रेशन वो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि उसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखें साइन लॉग एक्स कॉस लॉग वाई और साइन लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, यह आ जाएगा 2 साइन लॉग एक्स कॉस लॉग वाई। तो ये है -2 साइन लॉग एक्स कॉस वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कॉस लॉग एक्स साइन लॉग वाई, ये है माइनस कॉस लॉग एक्स साइन लॉग वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा इनमें सोचना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़रा इसमें स्लो काम कर रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ सोचें और आपकी लर्निंग में इजाफा हो। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना यहाँ पर, वो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, जिसको आप इंडिया में कहते हैं 0। ओके जी, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें 0 कौन सी ऑप्शन है, 0 आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2003 में आ चुका है पास्ट पेपर में। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, y आपके पास ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और a आपके पास 1 2 है, b आपके पास 3 4 5 है एंड 5 डिनोट्स अ नल सेट। ठीक हो गया। तो फिर क्या करना है आपने, A क्रॉस B डिनोट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स A एंड B
देन आप y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b फाइंड करें। तो आपने इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो आप क्या करें कि पहले आप फाइंड कर लें y क्रॉस a। अच्छा जी, जब y क्रॉस ए आपने फाइंड करना है तो y क्रॉस ए का फार्मूला क्या होता है कि आपने बेसिकली यहाँ पर आपने y और a की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है वो भी समझ लें। उसमें क्या होता है कि जो पहला नंबर है ना, ये इस पहले नंबर के साथ प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर्ड पेयर की शेप में आता है। फिर ये दूसरे नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, बस ख़त्म हो गए। फिर दूसरा नंबर पहले के साथ आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, फिर दूसरा नंबर दूसरे के साथ आएगा, फिर तीसरा पहले के साथ, फिर तीसरा दूसरे के साथ, फिर चौथा पहले के साथ, फिर चौथा दूसरे के साथ, फिर पांचवा पहले के साथ, पांचवा दूसरे के साथ। ये सारी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कैसे होती है अभी करके दिखाते हैं आपको। इसमें सारे जो आंसर्स हैं ना वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1 का और 2 का, सॉरी 1 का और 1 का, 1 1 आ जाएगा। और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1 और 1 और 2। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2 1 का। और चौथा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2 2 का। फिर आ जाएगा 3 1 और फिर आ जाएगा 3 2। फिर आ जाएगा 4 1, फिर आ जाएगा 4 2। अच्छा, फिर आ जाएगा 5 1, फिर आपके पास लास्ट आ जाएगा 5 2। ओके जी, ये आपके पास आ गया y क्रॉस ए, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं y क्रॉस b। सॉरी, अच्छा y क्रॉस b फाइंड करेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा। अब y को b के साथ करना है तो 1 और 3 पहला आ जाएगा, 1 3, फिर आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा आपके पास 1 5। ओके, फिर आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर 2 शुरू हो जाएगा तो आ जाएगा 2 3, फिर आपके पास आ जाएगा 2 4, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2 5, और फिर नेक्स्ट नंबर 3 शुरू हो जाएगा तो आ जाएगा 3 3 3, फिर आ जाएगा 3 4, फिर आ जाएगा आपके पास 3 5। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 4 4 3, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4 4, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4 5। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लास्ट नंबर 5, तो पहले आ जाएगा 5 3, फिर आएगा 5 4, और फिर लास्ट नंबर आ जाएगा 5 5। थोड़ा सा हम इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, अब आपको नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि आपको ये सारा क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये आ गया y क्रॉस a और y क्रॉस b। अब आपने क्या फाइंड करना है, इनकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स को।
तो अब हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। पहले देखिए 1 1 जो है वो इसमें है, 1 1 इसमें है, नहीं है। 1 2 इसमें है, नहीं है। 2 1 इसमें है, नहीं है। 2 2 है, नो। 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं खाली सेट को, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिखें हेंस, आपने जिसका आंसर देना है उसको आप लिख लें। किसका आंसर देना है आपने? y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b का। तो ये आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास आ जाएगा नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट एक ही चीज़ है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ a, देन आपने बताना है कि x माइनस वाई उसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, x प्लस वाई उसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, x वाई बिलोंग करेगा या नहीं, या x ओवर वाई बिलोंग करेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास सेट ए है क्या। अच्छा, सेट ए क्या है? सेट ए इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 आगे सो ऑन चलते जाएंगे। तो इनका जो स्क्वायर्स है ना उसका सेट ए है। तो देखें, पहले स्क्वायर्स फाइंड कर ले। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। और इसके बाद क्या होगा? ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आगे चलते जाएंगे। ये आपके पास आ गया सेट ए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लो, कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लो, तो बताओ कि उनकी सब्ट्रैक्शन इसके बीच में से आ रही है। अगर हम बात करें, हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये जो 4 है इसको हम कह देते हैं कि ये x है, ये जो 9 है इसको हम कह देते हैं ये y है। अब x माइनस वाई बिलोंग्स टू a, x माइनस वाई का आंसर आ जाएगा -5। ये बिलोंग करता है a को नहीं। x प्लस वाई बिलोंग्स टू a, 9 प्लस 4 होता है 13। 13 a को बिलोंग करता है नहीं। नेक्स्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू a, प्रोडक्ट लें। 4 9 ज़ा 36, 36 बिलोंग करता है यस। ओके, तो 4 1 ज़ा 4, 4 बिलोंग करता है यस। 16 4 ज़ा 64, 64 इसके अंदर आएगा यस आएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, हमने इस तरह से क्या किया, हमने चेक कर लिया कि कौन सा करेक्शन, कौन सा आंसर करेक्ट है। जैसे ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाए आपने अपनी सर्च को स्टॉप कर देना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये इसका राइट आंसर है। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ओके जी, क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास है उसमें 200 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। 120 पास्ड इन फिजिक्स
एंड 140 इन मैथमेटिक्स। 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिज़िक्स में पास हुए हैं, 140 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 40 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। 40 वो हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं। ये बेसिकली सेट्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको सेट्स की शेप में ही करेंगे। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेन डायग्राम में आपकी ग्रिप नहीं है तो आप सिंपल सेट के फार्मूलाज को लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो एस कह देते हैं उन स्टूडेंट्स का जो कि टोटल स्टूडेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर साथ साथ लिखते जाते हैं। कैपिटल से डिनोट कर दें। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर है उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। वो आपके पास आगे हैं 200। ठीक है। अच्छा, अब देखें पी हम ले लेते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि फिज़िक्स में पास हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पास इन फिज़िक्स वो कितने हैं, 120। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पास्ड इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं, वो हैं 140। अच्छा जी, ये तो डाटा वो है जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अभी तक दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि जो अगर कोई स्टूडेंट पास होता है, अगर आप सेट्स की बात करें तो सेट में एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट। अगर एक स्टूडेंट पास है तो हम कहेंगे उसको पी, तो अगर एक स्टूडेंट पास नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, पी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो अगर एक स्टूडेंट पास नहीं है तो आएगा पी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मैथ और फिज़िक्स दोनों में पास नहीं है तो वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पी का कॉम्प्लीमेंट और साथ में किस में है, इसके अलावा साथ में क्या है, एम का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो फिज़िक्स में भी फेल हैं और जो मैथ में भी फेल हैं वो कितने हैं, वो स्टूडेंट्स हैं 40। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब आपने एक छोटा सा यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या आपने यूज़ करना है कि एन ऑफ, यहाँ पर आप लिखें P यूनियन M, यानी कि P का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो कि फिज़िक्स में पास हैं, और यूनियन यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि मैथ में पास हैं। P यूनियन M का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माइनस क्या आएगा कि P यूनियन M का होल कॉम्प्लीमेंट। P यूनियन M का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो अब देखें, ये जो इसका होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये किसके इक्वल होता है, इसका भी आपको पता होगा कि ये किसके इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास जो है ना, ये P कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, और ये एक्सपेंड करते हैं हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, P कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। तो अब देखें, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है 40 और टोटल आपके पास आ रहा है 200। तो आप इसके आगे लिख दें, पहला एन ऑफ एस आ जाएगा 200 माइनस आ जाएगा 40, तो कितना आपके पास बच जाएगा, ये आ जाएगा 160। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपको। अच्छा, अब देखें, अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का फार्मूला भी हमारे पास सेट्स में होता है। तो वो सेट्स में किस तरह से है कि उसको भी यहाँ पर यूज़ करके बताते हैं। वो भी यूनियन से ही डेवलप होता है। तो यहाँ पर आप लिखें एज वी नो डैट
अच्छा, एन ऑफ पी यूनियन एम, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि जब आप यूनियन का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। माइनस आ जाएगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं अगर आपकी वेन डायग्राम पे ग्रिप है, लेकिन आई थिंक कि ये इसको इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का ईजीएस्ट सोल्यूशन है, इसलिए हम ये वाला मेथड आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करें कि अगर आप यहाँ से P इंटरसेक्शन M की वैल्यू फाइंड करें, ओके, जो कि आपने फाइंड करनी है, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास। आप उन नंबर्स को, यूनियन वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आप ले आएँ इस साइड पे और इंटरसेक्शन को ले जाएं उस साइड पे। तो P इंटरसेक्शन M आ जाएगा एन ऑफ P प्लस एन ऑफ M और माइनस P यूनियन M। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज इसी के आगे पुट कर दें। एन ऑफ पी आपके पास क्या चीज़ है कि जो उसमें फिज़िक्स में पास हैं वो आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो आ जाएगा 120 प्लस जो मैथ में पास है 140। तो उसके बाद जो इंटरसेक्शन का आंसर आपने फाइंड किया है वो कितना था 160। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो 140 माइनस 160 आ जाएगा -20, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 100। तो 100 बेसिकली क्या है, 100 वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। ओके, तो देखें 100 कहाँ पे आ रहा है, 100 आ रहा है बी पे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आंसर इज इक्वल टू बी। याद रखें P इंटरसेक्शन M का मतलब है कि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। अगर P कॉम्प्लीमेंट की बात करते तो फिर आता कि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि दोनों में फेल हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो दोनों में पास हैं। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, या आपके पास ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है वेन डायग्राम का, ये हो गया। ये बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन समझे जाते हैं, बच्चे बहुत घबराते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3 सेट्स A1 A2 A3 लेट B1 इज इक्वल टू A1। ये आपके पास गिवन है कि B1 जो है वो A1 के इक्वल है, B2 जो है वो A2 माइनस A1 के इक्वल है और B3 जो है वो A3 माइनस A1 यूनियन A2 के इक्वल है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। आपने फाइंड करना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए पहले देखें कि ये एक्सप्रेशन किस में गिवन है। ये एक्सप्रेशन आपके पास B में गिवन है, ठीक है, B1 B2 B3 की वैल्यूज़ गिवन है। तो आप ये वाली साइड फाइंड करें, इस साइड को फाइंड करके देखें कि वो इस साइड के बराबर आ रही है या उससे बड़ी आ रही है या उससे छोटी आ रही है। तो आप क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें कि आप ले लें B1, ठीक है, तो B1 के साथ आप ले लें, फिर उसके बाद आ जाएगा B2, B1 के बाद आ जाएगा यूनियन और फिर आ जाएगा आपके पास B2, फिर आ जाएगा आपके पास B3। अच्छा देखें, पहला जो B1 है उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। B1 का आंसर जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, वो है A1। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर A1, ठीक हो गया। तो A1, उसके बाद देखें कि आपने जो B2 यूनियन B3 फाइंड करना है वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि आप पहले B1 यूनियन B2 ही फाइंड कर लें, ठीक है, और B3 को वैसे ही रहने दें, क्योंकि B3 थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड कर लेंगे।
तो B2 आ जाएगा A2 माइनस A1। अच्छा, अब ये दो नंबर्स आ रहे हैं तो आप क्या करें कि इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, और साथ में आप लिख लें B3। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास फार्मूला एक होता है। फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास लिखा हो ना इस तरह से P माइनस Q, ठीक है, P माइनस Q, और इसकी यूनियन अगर आप लें किसके साथ, Q के साथ, P माइनस Q की अगर आप यूनियन लें Q के साथ, तो इसका जो आंसर आता है ना वो आपके पास आता है P यूनियन Q, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखें ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, और ये फिर आपके पास Q है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा P यूनियन Q, यानी कि A1 यूनियन A2। यूनियन हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव होती है कि आप A1 यूनियन A2 लें या A2 यूनियन A1 लें, दोनों का सेम आंसर आता है। तो इसकी जगह पे आप इसका आंसर लिख दें। आंसर क्या आएगा, A1 यूनियन A2। और साथ ही आप क्या करें कि इसी एक्सप्रेशन में आप जो B का जो आंसर है, B की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिख दें। B3 की वैल्यू है A3 माइनस A1 यूनियन A2। ओके जी। अच्छा, आप फिर देखें कि जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको आप ब्रैकेट में नोट कर लें, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। जो B1 यूनियन B2 का आंसर था, ठीक हो गया। तो अब फिर देखें कि ये वही वाला फार्मूला लगेगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 माइनस A1 यूनियन A2, यानी कि P माइनस Q, और इसको आप कर लें इस ब्रैकेट्स में ये ऐसे लगेगा जैसे कि ये अलग चीज़ है, और ये वाकई अलग है। B3 को आपने अलग कर लिया और आपने B1 यूनियन B2 का आंसर अलग कर लिया। तो अब देखें वही वाला एक्सप्रेशन कि जो हमने अभी फार्मूला बताया कि P माइनस Q यूनियन Q, तो इसका आंसर आ जाएगा P माइनस Q। तो देखें आपके पास ये P है और ये आपके पास Q है, तो यूनियन ये भी Q है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा P माइनस Q, ठीक है, यानी कि A3 और माइनस A1 यूनियन A2, ठीक है। तो सॉरी, ये आज यहाँ पर आएगा यूनियन, माइनस नहीं आएगा, यूनियन आएगा, ठीक है, P यूनियन Q। तो इसका आंसर अब आप नेक्स्ट टाइम इसका आंसर लिख दें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि A1 यूनियन A2 और यूनियन A3, ठीक है। उसको आप पहले चाहे इकट्ठा लिख लें या आप अलग अलग लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये इसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखें पहले ही हमने इसको स्टेप में सॉल्व किया, तो पहले स्टेप में इसका आंसर आ गया, वो है B पार्ट। तो B जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आंसर इज इक्वल टू B। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ A इज इक्वल टू x इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड B इज इक्वल टू x इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपने A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B की आपने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास इनके रूट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप लिखें A और B के आंसर्स में। यहाँ पर पहले हम A को लिख लेते हैं,
अच्छा देखें, आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको आप कर सकते हैं एक्स माइनस वन और x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। तो अब देखें, जब भी दो एक्सप्रेशंस इक्वल टू ज़ीरो हो ना, तो या तो पहला इक्वल टू ज़ीरो होता है या दूसरा। तो यहाँ से पहला इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास वन, और जब दूसरा इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें, बेसिकली इसके आंसर्स लिखते हैं आप। आंसर्स इसके आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे माइनस वन कोमा वन। ठीक हो गया। अब आप ले लें सेकेंड एक्सप्रेशन यानी कि बी को। बी को जब आप लेंगे तो बी को देखें, वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो अब ये देखेंगे ये क्या बनेगा आपके पास। हमारा माउस थोड़ा सा ना काम नहीं कर रहा ठीक, तो इसलिए ठीक तरह से लिखा नहीं जा रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, चलें आपको ना वैसे करके दिखा देते हैं, माउस से ये अच्छे से नहीं होगा तो इसको वैसे कर लेते हैं हम। ओके जी, ये एक्सप्रेशन है। तो ये देखें, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब क्या करें आप, जब होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है तो फिर x का आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वन और x माइनस वन। ओके, तो जब दोनों को आप इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा वन और वन। दो आंसर्स आ जाएंगे वन और वन। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है इसको आप नीचे ले आएँ और नीचे लाकर आप इसका आंसर लिख दें। तो यहाँ पर इसके आंसर्स आ जाएंगे बेसिकली वन और वन। ओके जी, ए का आंसर भी आ गया, आपके पास बी का आंसर भी आ गया। तो अब क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आप देखें तो दोनों की इंटरसेक्शन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आएगा बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी करें तो इसमें भी वन आ रहा है और इसमें भी वन आ रहा है, ये वाला। तो ये एम्प्टी तो नहीं है, यानी पहला केस तो गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरे की बात करें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की बात करें तो आएगा माइनस वन और वन। ठीक है, ये इनकी यूनियन में आएगा। तो माइनस वन और वन ये फाई नहीं है, यानी कि दूसरा भी गलत है। अच्छा देखें, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करें तो दोनों में जो कॉमन है वो वन आता है। तो वन जो है वो बेसिकली ए नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी गलत है। अच्छा, फिर आप ए यूनियन बी फाइंड करें तो ए यूनियन बी में आता है माइनस वन और वन। तो ये माइनस वन और वन क्या चीज़ है, ये बेसिकली ए है। तो इसका ये वाला आंसर ठीक होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यानी कि डी पार्ट। तो आप यहाँ पर लिख दें आंसर इज इक्वल टू डी। चलें जी, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ये है हमारे पास कि ये 2008 में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक्स आपके पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह का रियल नंबर है कि अगर स्क्वायर लें तो 16 आता है और अगर आप 2x लें तो वो आपके पास 6 आता है। तो आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है।
ठीक है। अच्छा आप देखें एक्स स्क्वायर 16 जो है वो किस किस पे आता है, एक्स स्क्वायर 16 आता है -4 पे और +4 पे, ठीक हो गया। ये आता है 16। अच्छा 2x की बात करें तो वो आता है सिर्फ 3 पे, ठीक है। तो देखें ये 3 है, ये 4 और -4 है, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप उसका स्क्वायर लें तो 16 आए और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 6 आए। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो जो ए है ना वो एम्प्टी सेट होगा। तो पहला इसका आंसर करेक्ट होगा, एम्प्टी सेट। तो आप यहाँ पर लिख दें आंसर इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके पास आ चुका है 2007 में। तो 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है, ए इंटरसेक्शन 5। अच्छा आप देखें, जब भी सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये आपने जहन में सोचना होता है। तो ये 1-2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी भी सेट की आप इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आती है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में आता है छोटा सेट। तो छोटा सेट अगर आप बात करें तो एक सेट ए है और एक सेट छोटा सेट है, तो छोटा सेट ही आंसर आएगा ना। तो छोटा सेट यानी कि एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी पार्ट। ओके जी, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के। हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उन सब के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करें। और जो बुक्स आप पढ़ते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, आप वो भी हमें बताएं, हम उनका सलूशन भी अपलोड करेंगे। तो बहुत सारा प्यार आपके लिए पाकिस्तान की तरफ से। तो आप हमारी इस वीडियो को देखें, इसको जो रेलिवेंट बंदे हैं उनमें शेयर करें और इससे सीखें। हमारी कोशिश होती है कि हम जो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिगिनर है या जो जिसने भी मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है या जिसको बड़ा शौक़ है मैथ पढ़ने का, हम उसके लेवल पे आकर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इसको देखकर आइडिया लेंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखकर काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।